हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना डिस्कशन मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में। पिछले वीडियो में लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने देखा और लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस की मदद से देखा। और मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेज करी उससे कुछ बहुत बेसिक कंसेप्ट्स को हमें समझाया। पहला तो ये कि जो इनहेरिट हो रहा है वो यूनिट फैक्टर है, तो उन्होंने जो टर्म इस्तेमाल किया यूनिट फैक्टर है। बाद में जीन अलील टर्म इस्तेमाल करेंगे, पर मेंडल के टाइम पर ये टर्म्स कॉइंड नहीं थी। पहले तो ये पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मेंडल क्लियरली ये देख पा रहे थे कि यूनिट फैक्टर्स विल अकर इन पेयर। और तीसरी चीज उन्होंने ये देखी कि ये जो यूनिट फैक्टर है ये पार्टिकुलेट और डिस्क्रीट है, कोई फिजिकल चीज है, कोई फ्लूइड नहीं है, कोई जूसेस नहीं है जो कि ब्लेंड होते हैं, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होती नहीं है। ये चीज किसने देखी? मेंडल ने। और मेंडल ने एक और चीज देखी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में कंप्लीट डोमिनेंस होती है और सारे के सारे जो F1 प्रोजेनी है वो डोमिनेंट फिनोटाइप एक्सप्रेस करने वाले पेरेंट के जैसे ही होते हैं। तो जो F1 टॉल है वो उतने ही टॉल होते हैं जितना पेरेंटल टॉल है। ये सारी चीजें हमने देखी और लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने समझा। इसके बाद में हमारे सामने एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि जिस टाइम पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रही थी और जिस क्रॉस की हमने बात करी वो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो हमने देखा कि F2 जनरेशन में कैपिटल टी प्रोजेनी एक का जीनोटाइप और दो प्रोजेनी का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी और एक का स्मॉल टी है। लॉ ऑफ डोमिनेंस से हमें समझ में आया कि ये 3/4 दे विल बी टॉल एंड दिस 1/4 वुड बी ड्वार्फ। और हमें F2 फिनोटिपिक रेशो मिल गई मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, जिसे हम मेंडेलियन रेशो कहते हैं। हमने कहा कि ये रेशो कितनी है? 3:1 है। अब क्या एक ही क्रॉस में ये आएगी या किसी और क्रॉस को करके देख लें तो भी रेशो 3:1 आएगी, ताकि हम ये समझ पाएं कि कोई प्रिंसिपल इसके पीछे काम कर रहा है। तो उन्होंने एक और ट्रेट सेलेक्ट किया, लेट अस से सीड शेप। सो सीड शेप अगर आप पी प्लांट में देखें तो उसमें जो राउंड सीड है वो डोमिनेंट है, तो राउंड के लिए हमने ले लिया कैपिटल R और दूसरी जो शेप है वो है रिंकल्ड, इसके लिए हमने ले लिया स्मॉल r। और अगर अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिज़ाइन करें तो हमें पता है कि F2 प्रोजेनी के जीनोटाइप ये होंगे। सो दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। और हमने ये कहा कि ये जो नंबर है ये 3/4 ये क्या होंगे? राउंड सीड, और 1/4 जो हैं उनके सीड्स कैसे होंगे? रिंकल्ड होंगे। ऐसे ही आप अलग अलग कैरेक्टर्स के ऑल्टरनेट ट्रेट्स में मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब डिज़ाइन करेंगे तो हर बार रेशो 3:1 आएगा। लास्ट वीडियो में मैंने यहीं पर एक क्वेश्चन छोड़ा था कि मेंडल के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये थी, या बहुत बड़ा क्वेश्चन आई शुड से ये था कि ये रेशो 3:1 क्यों आ रहा है बार बार। वो क्या प्रिंसिपल है जो एक्सप्लेन कर सकता है कि ये रेशो 3:1 क्यों आ रहा है? सो देखिए, जब मेंडल ने इसको एनालाइज किया, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम एक ऐसे बायोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिस्ट बाद में जो पहले मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियन था और जिसने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पहली बार फ्रूटफुली बायोलॉजी में इस्तेमाल करके कुछ लॉज को डिसाइफर किया था। तो मेंडल ने जब देखा, उन्होंने कहा कि कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, मैं थोड़ा सा एक चीज़ को उधार ले रहा हूँ जिसे हम कहते हैं पनट स्क्वायर जेनेटिक एनालिसिस के लिए। तो हमने ये कहा, पनट स्क्वायर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो कैपिटल टी इसके जो गैमेट्स हैं वो ये रहे। सो मेंडल ने ये कहा कि जो दो यूनिट फैक्टर हैं वो जो पार्टिकुलेट और डिस्क्रीट है, मतलब ये कैपिटल टी एक यूनिट फैक्टर है, स्मॉल टी एक यूनिट फैक्टर है, ये भी पार्टिकुलेट है, ये भी पार्टिकुलेट है, ये एक दूसरे से बिल्कुल डिस्क्रीट है, ये सेपरेट होंगे गैमेट फॉर्मेशन में। तो पनट स्क्वायर में मैं यहाँ पर इस वाले पेरेंट के गैमेट्स को यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो इसका मतलब कैपिटल टी एक गैमेट में गया, स्मॉल टी दूसरे गैमेट में गया। दोबारा कहता हूँ, द यूनिट फैक्टर्स विच आर पार्टिकुलेट एंड डिस्क्रीट दे सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। वन गोज टू वन गैमेट एंड द अदर गोज टू अदर गैमेट। सेम होना चाहिए इसमें भी। So हमने कहा यहाँ पर भी the same thing should happen. Now let us see what would be the result of random fertilization.
तो जब ये सेपरेशन हो गया, इसके बाद में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में अगली जनरेशन में डिप्लॉयड कंडीशन इज रीस्टोर्ड बाय रैंडम फर्टिलाइजेशन। रैंडम फर्टिलाइजेशन, डिप्लॉयड कंडीशन इन नेक्स्ट जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। उम्मीद है हर शब्द का मतलब आपको समझ में आ रहा है। और हम हमने कहा कि अब हम इस डिप्लॉयड कंडीशन को रिस्टोर करके देखते हैं। यहां पर दिस वुड बी कैपिटल टी, दिस वुड बी कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस वुड बी कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड दिस वुड बी स्मॉल टी। इमीडिएटली मुझे ये समझ में आ गया कि ये प्लांट टॉल होगा। क्यों? आप डोमिनेंस जानते हैं, ये भी टॉल होगा मुझे पता है, और ये भी टॉल होगा, लेकिन ये वाला क्या होगा? ड्वार्फ होगा। और ये एक्सप्लेन कर रहा है 3:1 रेशो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो यूनिट फैक्टर, द टू यूनिट फैक्टर्स विच आर पार्टिकुलेट एंड डिस्क्रीट, व्हाट हैपन्स? दे सेपरेट at the time of gamete formation, at the time of gamete formation। और सेपरेशन से क्या होता है? हम कह रहे हैं one goes to one gamete, and the other goes to other gamete, and then what happens in sexually reproducing organism? Obviously we are saying that the diploid condition gets restored. Diploid condition is restored. Why? How is it restored? Through random fertilization. So this is because of random fertilization। रैंडम फर्टिलाइजेशन की वजह से नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन है इस ऑर्गेनिज्म की, वो अगली जनरेशन में रीस्टोर हो जाती है। रैंडम फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर गैमेट की, इस इंडिविजुअल के इस गैमेट की इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल के किसी भी गैमेट को इक्वल प्रोबेबिलिटी से फर्टिलाइज कर सके। सो इसका मतलब ये इसको फर्टिलाइज करे, ये इसको फर्टिलाइज करे, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। इसे कहते हैं रैंडमनेस, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द मेंडेलियन इनहेरिटेंस की यहाँ पर कोई सिलेक्शन नहीं लग रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेटर ऑन पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जो रैंडम मेटिंग है उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस आप पढ़ेंगे कि क्यों इवोल्यूशनरी फोर्सेस जो है वो डिमांड करती हैं कि अगर इवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो मेटिंग कैसी होनी चाहिए? रैंडम। और जैसे ही असॉर्टेटिव मेटिंग होती है, जीन या अलील फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और उसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। सो इतनी बात हमें अच्छे से समझ में आ गई कि यहाँ पर इस तरह से मेंडल ने कहा कि ये होना चाहिए। अब ये कह देना और यहाँ पर बोर्ड पे बना देना, दिस इज वेरी इजी। लेकिन अब रियल लाइफ में हाउ टू एक्सप्लेन इट? हाउ डू यू एक्सप्लेन? आपने इसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो मेंडल ने ये कहा कि एक बात तो तय है कि अगर जो मैं कह रहा हूँ वो बात सही है, तो ये जो टॉल प्लांट है, ये जो आप यहाँ पर टॉल प्लांट देख रहे हैं, ये दो तरह के हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक हेटेरोजाइगस, पहले मैं होमोजाइगस लिख लेता हूँ। एक होमोजाइगस अगर आप देखें तो 1/4 है, ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये होमोजाइगस टॉल है। और उन्होंने कहा कि कुछ क्या है? हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस हैं। और हेटेरोजाइगस अगर आप देखें बड़े ध्यान से तो ये 2/4 है। सो 2/4 क्या है? हेटेरोजाइगस है। क्योंकि मैं चारों को कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे पता है कि एक और जो मेरे कंसीडरेशन में है नहीं, एक प्रोजेनी ड्वार्फ है, और ये टॉल के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, टोटल प्रोजेनी की बात कर रहा हूं। और मैंने ये कहा कि ये टॉल है और एक ड्वार्फ है, दिस वुड बी 1/4 स्मॉल टी। और इमीडिएटली उनको दिख गया कि ये जो मैं फिनोटिपिक रेशो कह रहा हूं, ये एक्चुअली एक हिडन जीनोटिपिक रेशो है, 1:2:1। सो यहां पर हम इस फिनोटिपिक रेशो को कह रहे हैं कि ये एक हिडन जीनोटिपिक रेशो है। सो ये एक हिडन जीनोटिपिक रेशो है, और ये रेशो कितना है? 1:2:1 है। उम्मीद है ये बात अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब जब आपको ये बात समझ में आ गई और आप ये चीज़ हाइपोथेसाइज कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा, तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना बहुत आसान है। पाइसम सटाइवम का जो फ्लावर है वो कंप्लीट है, परफेक्ट तो होगा ही होगा, और क्लिस्टोगैमस है और नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड है। तो क्यों ना इन टॉल प्लांट्स को एक बार फिर सेल्फिंग में डाल के F3 जनरेट कर ली जाए। दोबारा समझ लीजिए।
सो इस चीज को प्रूव करने के लिए जो मेंडल कह रहे हैं वैसा ही हो रहा है, तो उनके हिसाब से दो तरह के टॉल होने चाहिए। अब दो तरह के टॉल कैसे, एक होमोजाइगस और दो कैसे होने चाहिए, हेट्रोजाइगस टॉल होने चाहिए। पाइसल सटाइवम का फ्लावर है, इसे सेल्फिंग में डाल दीजिए केवल टॉल को। अब तक आप बहुत अच्छी तरह से सीख गए हैं कि ये प्योर है ये 100% प्योर है, इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। प्योर ड्वार्फ हमें पता है, अब कहने की जरूरत नहीं है, ये प्योर ही है। ये रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहा है, ये होमोजाइगस होना ही चाहिए, नहीं तो रिसेसिव अलील या रिसेसिव यूनिट फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही नहीं। यहां पर हमने ये कहा कि हम तो बात टॉल की कर रहे हैं, इनको सेल्फिंग में डाल करके हम क्या करते हैं, एक F3 को जनरेट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से कि मेरे पास एक तो है कैपिटल T और दो क्या है, कैपिटल T स्मॉल t, और हमने इन सब को किस में डाला, सेल्फिंग में, और जनरेट करी द थर्ड फीलियल जनरेशन F3। तो ये करेगा, दिस वुड ब्रीड ट्रू। अब इसका मतलब बताइए, अब आप जेनेटिक्स की टर्म से घबरा नहीं रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया कि जी ये इसको सेल्फिंग में डाल रहे हैं, टॉल प्रोजेनी ही प्रोड्यूस करेगा, प्योर लाइन है। तो अब आप इन शब्दों से घबराते नहीं, आपने कहा वन विल ब्रीड ट्रू। और अगर आप यहां देखेंगे तो इसमें सेग्रीगेशन की वजह से दोनों में 3:1 रेशो फिर आएगा, दोनों में 3:1 रेशो आएगा। ये आपको बता रहा है कि ये हेट्रोजाइगस है या हाइब्रिड है या हाइब्रिड टॉल है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सर जब मेंडल ने इस F3 को जनरेट किया और उन्हें सेम रेशो मिला और बार बार किया और हर बार उनको सेम रेशो मिला, तो वो समझ गए कि ये प्रिंसिपल काम कर रहा है, और अब वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देने की स्थिति में आ गए और उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, जो आप मेरे साथ पहले ही लिख चुके हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि दो यूनिट फैक्टर्स जो पार्टिकुलेट हैं और डिस्क्रीट हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन में। एक गैमेट में जाता है, दूसरा दूसरे गैमेट में जाता है। फिर हम ये कह रहे हैं कि इसके बाद में रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है और जिससे नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन रीस्टोर होती है। ये बात समझ में आ गई, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की स्टेटमेंट क्या। देखिए, क्या मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स कह दूं? क्या मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट कह दूं? मान लीजिए आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में भी, मान लीजिए कोई डाई हाइब्रिड है। सो हमें पता है कि यहाँ पर दो अलग अलग जीन्स हैं, यहाँ पर दो अलग अलग जीन्स हैं और हर एक जीन के दो दो यूनिट फैक्टर हैं। अब आप समझ गए हम क्या बात कर रहे हैं। तो जो गैमेट बनेगा उसमें एक इधर से और एक इधर से आएगा, मतलब उसमें कैपिटल A कैपिटल B भी हो सकता है, कैपिटल A स्मॉल b भी हो सकता है, कैपिटल A स्मॉल b भी हो सकता है, स्मॉल a कैपिटल B भी हो सकता है, स्मॉल a स्मॉल b भी हो सकता है। लेकिन ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट इन अ गैमेट। प्लीज, दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो दोनों भी नहीं आएंगे एक ही गैमेट में। आप ये मत समझिए कि गैमेट में दो यूनिट फैक्टर आएंगे तो वो कोई से भी दो आ सकते हैं, एक इधर से और एक इधर से। इसका मतलब जो एक कैरेक्टर है उसके लिए भी प्योर है, ये प्योर फॉर ट्रेट है, और जो बी कैरेक्टर है उसके लिए भी, जो भी इसमें गैमेट जा रहा है उसके लिए वो प्योर है। और इसीलिए क्योंकि एक ही यूनिट फैक्टर है, गैमेट विल ऑलवेज बी प्योर फॉर द ट्रेट, and that is why the law of segregation is also called as the law of purity of gametes। एक और बात याद रखिएगा, ये वो लॉ है जो यूनिवर्सल है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम आगे जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मेंडेलियन जेनेटिक्स बहुत छोटा पार्ट है जेनेटिक्स का। इसमें बहुत से डिविएशंस आएंगे, बहुत सी अलग एक्सेप्शंस आएंगी, बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत से रेशोज़ अलग आएंगे, बहुत अनएक्सपेक्टेड रेशोज़ आएंगे, दो जीन इंटरेक्शन होगा, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन सेग्रीगेशन हमेशा होता है। डोमिनेंस जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कंप्लीट डोमिनेंस हमेशा देखने को मिले। हम बाद में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, सेमी डोमिनेंस जैसी चीज़ें देखेंगे। बाद में एक लॉ पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिंकेज वुड बी एन एक्सेप्शन टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीन्स विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाई इंटरनल एनवायरमेंट, जीन्स विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाई एक्सटर्नल एनवायरमेंट। देयर वुड बी मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन सेग्रीगेशन विल ऑलवेज हैपन।
सेग्रीगेशन विल ऑलवेज हैपन। एक और क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो ये पूछेगा कि सेग्रीगेशन का फिजिकल बेसिस क्या है। सो फिजिकल बेसिस ऑफ सेग्रीगेशन इज एनाफेस 1। सो एनाफेस 1 जो है वो फिजिकल बेसिस है सेग्रीगेशन का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एनाफेस 1 पर जो दो होमोलोग्स हैं आपको पता है वो सेपरेट होते हैं, एक स्पिंडल इधर से एक स्पिंडल इधर से, और दोनों के दोनों जो होमोलोग हैं वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। और ये जो सेपरेशन है इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम क्या कह रहे हैं? सेग्रीगेशन। ये कहाँ पर हो रहा है? एनाफेस 1 पर हो रहा है। अब देखिए मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कुछ और किया। सो लेट अस टेक अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमने कहा शुरुआत पेरेंटल जनरेशन से करते हैं। लेट अस से कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी और सारे के सारे प्रोजेनी F1 प्रोजेनी कैपिटल टी स्मॉल टी आ गए। नाउ मेंडल डिजाइन व्हाट इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। तो मेंडल ने कुछ डिजाइन किया, इस चीज को हम कहते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब है द क्रॉस ऑफ द F1 प्रोजेनी विद आइदर ऑफ द पेरेंट्स। तो इसका मतलब दो क्रॉसेस हो सकती है। तो पहली क्रॉस तो ये हो गई कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी। दूसरी क्रॉस हमें ये पता चल गई, दूसरी क्रॉस हो गई कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी। देखिए ध्यान से, अब बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। यहां पर देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। कैपिटल टी स्मॉल टी। मुझे उम्मीद है आप इस काम को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आ रही है। ये बहुत आसान है करना, आपने कर दिया। और आपने कहा कि यहाँ सारे के सारे टॉल होंगे, ऑल विल बी फिनोटिपिकली टॉल, उतने ही टॉल जितना पेरेंटल टॉल है। ये एक बैक क्रॉस होगी। दूसरी बैक क्रॉस में देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी 50% जो है वो ड्वार्फ होंगे और 50% जो है वो टॉल होंगे। और यहाँ पर रेशो 1:1 आ रहा है। सो दोनों क्रॉसेस में अंतर देखिए, F1 प्रोजेनी को पेरेंट से क्रॉस कराया जा रहा है और दोनों में थोड़ा थोड़ा अलग रेशो आ रहा है। अब एक बात मेंडल को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई जना मेरे पास ड्वार्फ प्लांट लेकर के आता और मुझसे पूछता है कि ये ड्वार्फ है, इसका फिनोटाइप, इसका जीनोटाइप क्या होगा, तो मैं आंख बंद करके साथ के साथ बता दूंगा कि ये स्मॉल टी होगा। लेकिन तब क्या करूंगा अगर कोई जना मेरे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे प्लांट को लेके आया, लेट अस कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट पाइसम सटाइवम, कोई ऐसा गार्डन पी प्लांट लेके आया जो टॉल है, गार्डन पी प्लांट जो क्या है वो टॉल है, फिनोटिपिकली क्या है? टॉल है। अब मुझे नहीं पता कि वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। Now this is something brilliant on the part of Mendel when he was doing these crosses. He could see what use it can be put to. तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा प्लांट जो कि डोमिनेंट फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा है वो होमोजाइगस भी हो सकता है और वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। और एक तरीके से उन्हें समझ में आ गया कि वो दो, अगर वो होमोजाइगस है तो एक ही तरह के गैमेट बनाएगा और अगर हेट्रोजाइगस है तो दो तरह के गैमेट बनाएगा। तो होमोजाइगस का मतलब ये हुआ कि अगर वो होमोजाइगस है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये होमोजाइगस है तो कैपिटल टी एक ही तरह के गैमेट बनाएगा कैपिटल टी। और अगर हेट्रोजाइगस है तो इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ। ये दो तरह के गैमेट बनाएगा, 50% गैमेट कैपिटल टी और 50% गैमेट स्मॉल टी। अब इसका मतलब यह हुआ कि मेंडल को यह पक्के तौर पे पता था कि जो ड्वार्फ प्लांट है वो तो स्मॉल टी है ही, और इसका मतलब वो एक ही तरह के गैमेट बनाएगा स्मॉल टी, जो अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब रिसेसिव कंडीशन में होगा। और यहां से अगेन आई एम टेलिंग यू द ब्रिलियंस ऑफ द पर्सन, यहां से उनके दिमाग में यह आया कि क्यों ना एक टेस्ट क्रॉस डिजाइन कर दी जाए, इस चीज को क्यों ना टेस्ट कर लिया जाए, इस चीज को क्यों ना टेस्ट कर लिया जाए कि ये होमोजाइगस है कि रिसेसिव है। इसमें यही तो देखना है, द प्लांट इन क्वेश्चन कितनी तरह के गैमेट्स बना रहा है। अगर आप दूसरा जो इसमें पेरेंट यूज कर रहे हैं इस टेस्ट क्रॉस में, अगर वो होमोजाइगस रिसेसिव है तो आपको 100% पता है कि वो एक ही तरह के गैमेट बना रहा होगा जो कि रिसेसिव यूनिट फैक्टर है।
सही है। और अगर आप दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, अगर वो होमोजाइगस होगा तो एक ही तरह के बनाएगा जो कि डोमिनेंट यूनिट फैक्टर होगा, और इसीलिए सारे प्रोजेनी एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर वो हेट्रोजाइगस हुआ तो दो तरह के गैमेट बनाएगा और 1:1 रेशो आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? दिस इज हाउ मेंडल केम टू द आइडिया ऑफ टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट करने के लिए कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप एक्सप्रेस कर रहा है उसका जीनोटाइप क्या है, द प्लांट इन क्वेश्चन इज क्रॉस्ड विद अ प्लांट which is homozygous recessive. We already know that this homozygous recessive, the only gamete it is going to produce is small t. लेकिन अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, वेदर इट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस विल बी प्रोड्यूसिंग ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट एंड देयरफॉर ऑल विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दे विल बी ऑल टॉल। और सारे टॉल है तो आपको पता चल गया कि ये होमोजाइगस है। लेकिन यहां देखिए, यहां पर दो तरह के गैमेट बना रहा है और जिस गैमेट को कंट्रीब्यूट कर रहा है जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में वो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को डिसाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां से स्मॉल टी ही आ रहा है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है या स्मॉल टी हो सकता है। और आपने कहा कि ये क्या होंगे, टॉल होंगे, और ये क्या होगा, ड्वार्फ होगा, और ये रेशो कितना होगा, 1:1 होगा। और अगर दो तरह के प्रोजेनी बन रहे हैं तो इसका मतलब ये दो तरह के गैमेट बना रहा है और ये प्लांट इन क्वेश्चन हेट्रोजाइगस है। So this is the test cross. The purpose of the test cross is actually to understand what are the number of different types of gamete that are being produced by the plant in question. The plant in question is the plant that is exhibiting the dominant phenotype and we want to know the genotype of this plant, and that is why we have actually designed what is called as a test cross. मुझे उम्मीद है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशो आपको समझ में आ गया। एक और चीज देखिए मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में। ये देखिए, मैंने ये कहा कि कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, हम ये कह रहे हैं ये फीमेल है, ये मेल है। आपको पता है पिस्टिलेट कैसे बनाया गया, इसने कैपिटल टी कंट्रीब्यूट किया, इसने स्मॉल टी कंट्रीब्यूट किया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 प्रोजेनी बन गया। अब जब हमने मोनोहाइब्रिड करी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमें पता है कि हम ऐसे लिखना चाह रहे हैं और हमें ये पता है कि ये रेशो 3:1 आ गया, जो कि हिडन जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और क्रॉस बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ किया स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी। अब की बार ये फीमेल है और ये मेल है। यहाँ से कंसेप्ट देखिए, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज अ रेसिप्रोकल क्रॉस। इसको हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में एक सेट ऑफ क्रॉस होती है, दो क्रॉसेस होंगी, अ सेट ऑफ क्रॉस, जिसमें एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट इज रिवर्स्ड इन आइदर ऑफ द सेक्सेस। इसका मतलब ये हुआ कि इस पहली वाली क्रॉस में फीमेल टॉल है, मेल ड्वार्फ है। इस दूसरे में हमने कहा कि फीमेल ड्वार्फ है और मेल टॉल है। अब देखते हैं फर्क क्या पड़ता है। ये क्या करेगा, स्मॉल टी यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट ये करेगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे F1 प्रोजेनी ऐसे हो जाएंगे एंड द रिजल्ट रिमेन्स सेम। सो इन मेंडेलियन जेनेटिक्स we are saying that reciprocal crosses will always produce same result. So बड़े ध्यान से एक मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में समझिए कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में रेसिप्रोकल क्रॉसेस हमेशा सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगी। नीट एंट्रेंस एग्जाम में अब जब हम हायर लेवल पर जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें और भी हमें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन नीट एंट्रेंस एग्जाम में अगर कोई रेसिप्रोकल क्रॉस दी हुई है जो सेम रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर रही है तो आपके दिमाग में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस आना चाहिए। आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस नहीं है। ये बहुत बड़ा क्लू होगा नीट एंट्रेंस एग्जाम में आपके सामने कि मेरे सामने सिंपल मेंडेलियन इनहेरिटेंस का क्वेश्चन नहीं है, और वर्चुअली इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस एट द लेवल ऑफ नीट एंट्रेंस एग्जाम द क्वेश्चन is probably I would say is most likely on sex linked inheritance. So ये बहुत important fundamental principle आपको समझ में आ गया। Finally अब देखिए बड़े ध्यान से, मेंडल ने अब तक ये प्रूव किया है कि कैपिटल R और स्मॉल r ये जो दो यूनिट फैक्टर हैं, चलिए अब इनके लिए अलील इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक ही जीन की दो अलील्स हैं, ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इनहेरिट हो रही हैं। पार्टिकुलेट डिस्क्रीट है और गैमेट फॉर्मेशन पर एक में चला जाता है, दूसरा दूसरे में चला जाता है और उसके बाद रैंडम फर्टिलाइजेशन होता है। तो हमने ये कहा
कि alleles of the same gene, alleles of the same gene, they are inherited independently of each other, independently of each other, इसमें कोई शक नहीं है, हमने सेग्रीगेशन देख लिया है। अब अगर मान लीजिए मैंने एक और हमने देखा था, हमने कहा था इसी प्लांट में कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हमने क्या कहा था कि एक दूसरे से दे आर ऑल्सो अलील्स ऑफ द सेम जीन, अलील्स ऑफ द सेम जीन, ये भी इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रही है। मेंडल ने अपने क्वेश्चन को और बड़ा किया, उन्होंने ये कहा कि ये जो दो जीन्स हैं, एक सीड शेप की और एक स्टेम हाइट की, ये नॉन अलीलिक है। नॉन अलीलिक जीन का मतलब है ये अलील आपस में शेयर नहीं कर रही है, इसकी अलील कहीं और लोकेटेड है जीनोम में और इसकी अलील कहीं और है जीनोम में। अब उनका सवाल ये था कि मुझे ये तो पता है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मुझे ये भी पता है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, और अगर मैं दोनों के इनहेरिटेंस को, मतलब इस सीड शेप और स्टेम हाइट की इनहेरिटेंस, इन दोनों कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करूं, तो क्या ये कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी से भी इंडिपेंडेंट है कि नहीं, सिमिलरली स्मॉल आर भी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अब बात दो डिफरेंट नॉन अलीलिक जीन के बारे में आ रही है, क्या उनकी अलील्स भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी सोचिए इसके बारे में, एंड दिस वुड बी द टॉपिक ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे।